नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर यूनिट जो था आपका 5 था, उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले जाके पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 3 वंश, इस चैप्टर में आपको 3 वंश के बारे में बताया गया है और ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले आप जाके गुज्जर वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश को समझिए कि वो कहाँ पे था, कौन कौन से उसमें राजा रहे थे, उसके बाद ही आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए हम बात करते हैं अपने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। देखिए, इसमें भी 3 या 4 चरण थे। तो हम बात करते हैं अपने पहले चरण की। पहले चरण में क्या होता है, ये तीनों वंश थे, आपको पता है, गुज्जर, पाल और राष्ट्रकूट। उस टाइम पे जो गुज्जर के जो राजा थे वो थे वत्सराज, उनका नाम था वत्सराज, जो वहाँ पे शासन कर रहे थे। पाल में थे धर्मपाल और राष्ट्रकूट में थे ध्रुव। और उस टाइम पे कन्नौज में कौन थे, इंद्रयुध। आयुध जो था, मैंने बताया था, आयुध वंश के जो शासक थे उनका नाम था इंद्रयुध, वो कन्नौज पर शासन कर रहे थे। तो इन तीनों के बीच में जो युद्ध होता है ना, इन तीनों के बीच में वो सारा युद्ध कन्नौज को लेकर होता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि हुआ क्या था वहाँ पे। देखिए, वत्सराज और धर्मपाल दोनों राजा की दृष्टि कन्नौज पर होती है। वत्सराज और इंद्रयुध के बीच लड़ाई होती है, जिसमें वत्सराज जीत जाता है और इंद्रयुध को सामंत राजा के रूप में दोबारा नियुक्त कर देता है। आई होप अभी आपको इतना नहीं समझ में आया होगा। देखिए, अब आप डायग्राम के थ्रू समझिए हुआ क्या था। ये तीनों शासन कर रहे थे, वत्सराज और धर्मपाल, दोनों की नज़रें थी कि वो क्यों ना कन्नौज के लिए लड़ाई करें, यानी इंद्रयुध से उनका युद्ध हो। बट हुआ क्या, धर्मपाल की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो पहले युद्ध कैसे करें। तो सबसे पहले जो है युद्ध वत्सराज ने किया, किसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर। अगर आपका ये एरो का साइन ऐसे है तो इट मीन्स इन्होंने इन पे किया। ठीक है, ये मैंने डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बनाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा ईजी लगे, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे डायग्राम जो है बनाए हैं। देखिए क्या होता है, वत्सराज जो है वो इंद्रयुध पर क्या करता है, युद्ध करता है। इस युद्ध में ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं, परंतु कन्नौज पर इन्हीं को रखते हैं। बोलते हैं, मतलब इनसे बात होती है, बोलते हैं कि इंद्रयुध पर आप ही शासन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले अगर आप जो राजा के रूप में काम कर रहे थे वहाँ पे, तो अब आप राजा के रूप में नहीं, अब आप सामंत के रूप में वहाँ पे रहोगे, सामंत राजा। आपने अगर यूनिट 3 या 2 पढ़ा हो तो उसमें एक वर्ड आया था सामंत। आई होप आपको सामंत पता हो, सामंत क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं छोटे से एक वर्ड में बताती हूँ क्या होता है। जैसे किसी के अंडर में काम करना, यानी वत्सराज के अंडर में कौन काम करेगा, अब वो करेगा इंद्रयुध। यानी पहले इंद्रयुध खुद राजा था, बट अब वो वत्सराज के अधीन, यानी उसके अंडर में आके काम करेगा, यानी जो होता है शासन करेगा। तो जीता कौन, पहले युद्ध में कौन जीता, पहले युद्ध में जीते थे वत्सराज, और ये जो थे ये हार गए थे, परंतु शासन जो है वो यही कर रहे थे। और यही बात जो है धर्मपाल को अच्छी नहीं लगी, तो धर्मपाल ने क्या किया, धर्मपाल ने इन पे अटैक कर दिया। ठीक है, अभी हम इसको आगे देखेंगे। देखिए, कन्नौज यहाँ पे गलत लिखा है, वत्सराज नहीं, वत्सराज आएगा, वत्सराज के अधीन हो जाता है। यह बात धर्मपाल को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए धर्मपाल वत्सराज पर हमला कर देता है और इस युद्ध में धर्मपाल, जी लिखा है यहाँ पे आएगा, जीत जाता है और वत्सराज हार जाता है। अब देखिए सेकंड टाइम क्या होता है, जब वहाँ पे कन्नौज पे अब किसका कब्जा था, वत्सराज का था। तो ये बात धर्मपाल को अच्छी नहीं लगती है, तो धर्मपाल इन पे क्या करता है, युद्ध करता है। यहाँ पे 2 लिखा है, नहीं, फिर 2 का मतलब है कि पहला युद्ध वहाँ पे हो गया, ये दूसरा युद्ध है। दूसरा किसने करा, पाल ने, यानी धर्मपाल ने वत्सराज पे किया, जिसमें जीत गए कौन, अगर जीत इधर लिखा है धर्मपाल, तो धर्मपाल जीते हैं और ये हार गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि इन्होंने इस पे किया, तो अब जाहिर सी बात है कन्नौज किसके पास है, कन्नौज आएगा इनके पास, यानी अब कन्नौज हो गया धर्मपाल के पास। ठीक है, तो ये चीज़ इनके बीच में लड़ाई हुई। अब देखिए इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, यानी युद्ध हो गया। परंतु ये इसको हम त्रिपक्षीय युद्ध क्यों कहते हैं, नीचे से नीचे यानी दक्षिण से हम बात करते हैं। दक्षिण में कहाँ पे थे, यहाँ राष्ट्रकूट जो थे, यहाँ पे ध्रुव का शासन था। तो ध्रुव आते हैं, ध्रुव पहले इन पे अटैक करते हैं, फिर इन पे अटैक करते हैं। दोनों ही युद्ध में ध्रुव जो है वो जीत जाते हैं, लेकिन इनसे जो युद्ध होता है वत्सराज से जो ध्रुव का जो युद्ध होता है उसमें बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और वत्सराज बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से। और
धर्मपाल हारता तो है बट इनकी अपेक्षा में, वत्सराज की अपेक्षा में कम बुरी तरीके से हारता है ना। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के धर्मपाल क्या करता है, धर्मपाल इन पर दोबारा युद्ध कर देता है। अभी देखिए ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना क्लियर हुआ कि अभी कन्नौज किसके पास है, धर्मपाल के पास है। उसके बाद जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट ने आके इन पे हमला किया। लेकिन जो ये दक्षिण के राजा थे ना ध्रुव, इनका क्या आदत थी कि ये लोग आते थे, इधर आए, इन्होंने युद्ध किया और ये आके वापस चले जाते थे, वहाँ पे रुकते नहीं थे। अब आपके माइंड में आएगा कि रुकते क्यों नहीं थे, तो उनके पीछे भी एक रीज़न था, वो रुकते क्यों नहीं थे। आपको पता है कि ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ध्रुव वंश है, यहाँ पल्लव वंश है, चालुक्य वंश है, चोल वंश है, ये भी शासन कर रहे हैं। अब ये जो राजा है इधर जाएंगे लड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है चालुक्य वंश इनके पैरेलल में है, पल्लव वंश है, चालुक्य वंश है, तो इनको पता लग जाएगा कि अभी राजा अपने वहाँ पे नहीं है, राज्य में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, पल्लव वंश और चालुक्य वंश भी इन पर अटैक कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के डर से ये जो ध्रुव थे, यानी जो भी दक्षिण के राजा होते थे, ये लड़ाई करके वापस अपने क्षेत्र में चले जाते थे, वहाँ पे रुकते नहीं थे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, उसके बाद चौथा युद्ध कौन करता है, धर्मपाल करता है। धर्मपाल किससे करता है, वत्सराज से। वत्सराज तो पहले से ही बुरी तरीके से हार जाता है, तो पाल ये इसी का फ़ायदा उठाता है धर्मपाल, और धर्मपाल इस पर दोबारा युद्ध करता है। इसमें धर्मपाल जीत जाते हैं और ये हार जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि इंद्रयुध किसके सामंत थे, मतलब इंद्रयुध इनके सामंत थे, वत्सराज के। अब जब वत्सराज मेन राजा ही हार गया, तो उसका जो होता है ना मंत्री है या सामंत राजा है, तो वो क्या करेगा, वो भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो इसी का फ़ायदा उठा के धर्मपाल ने पहले इन पे युद्ध किया, ये हार गए तो ये हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके हारने के बाद धर्मपाल क्या करते हैं, धर्मपाल इन पे युद्ध करते हैं। धर्मपाल जो है वो इंद्रयुध पे करते हैं, तो इंद्रयुध हार जाते हैं और जीतता कौन है, ये जीतते हैं, धर्मपाल जीत जाते हैं। तो अब किसके पास हुआ कन्नौज, कन्नौज जो है अब हुआ धर्मपाल के पास। धर्मपाल क्या करते हैं, यहाँ पे आयुध वंश में एक और राजा होते हैं जिनका नाम होता है, ये जो पीडीएफ है दोबारा रिपीट हो गई है, देखिए आयुध वंश में एक और राजा है, उसका नाम है चक्रयुध। तो जो धर्मपाल होते हैं, धर्मपाल इनको कहते हैं कि तुम मेरे सामंत राजा बन जाओ और वहाँ पे शासन करो। पहले क्या करता है, जो आपको पता है वत्सराज उनको बनाता है सामंत, और उसी का देखा देखी धर्मपाल जो है वो चक्रयुध को अपना सामंत राजा बना लेता है। तो देखिए ये तो आपका पहला चरण था जो कि खत्म हो गया। दूसरे चरण की बात करते हैं, तो दूसरे चरण में क्या होता है, देखिए तीनों वंश है, गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट। अब गुर्जर में कौन है, नागभट्टू हैं, क्योंकि उनका जो शासनकाल था वो ख़त्म हो गया होगा, शायद हो सकता है कि वो मर गए हों या जो भी है, इतना अभी क्लियर नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। अब जाहिर सी बात है अगर नागभट्टू हैं तो हो सकता है कि उनकी शासनकाल उनका ख़त्म हो गया हो। उसके बाद थे पाल वंश में धर्मपाल थे, और राष्ट्रकूट में गोविंद थर्ड थे, और कन्नौज पर कौन है, चक्रयुध है, जो कि इनके सामंत हैं। यानी तो अगर हम एक टाइप से कहें तो कन्नौज पे किसका अधिकार है, कन्नौज पर भी धर्मपाल का अधिकार है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये आते हैं नीचे से राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में जो होता है गोविंद, यानी दक्षिण की साइड से गोविंद आते हैं और एक बार पहले इन पे अटैक करते हैं, फिर इन पे अटैक करते हैं। ये भी हार जाते हैं, ये भी हार जाते हैं। जीतता कौन है, ये जीतते हैं गोविंद। ये जो गोविंद हैं यहाँ से आए ऊपर की तरफ, इन्होंने यहाँ पे अटैक किया और अटैक करके वापस चले गए, तो इनका यहीं पे ख़त्म। अब क्या करता है, लेकिन अभी भी जो है कन्नौज धर्मपाल के पास है, तो अब क्या करता है ये नागभट्टू क्या करते हैं, इन पे अटैक करते हैं। नागभट्टू इन पे अटैक करते हैं और धर्मपाल हार जाते हैं। इसमें धर्मपाल जो हार जाते हैं तो जीतता कौन है, उसमें जीतते हैं ये गुर्जर यानी नागभट्टू जीत जाते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब किसके पास हुआ, कन्नौज अब हुआ नागभट्टू के पास। और अब हम बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। तो तीसरे चरण में कौन अभी शासन कर रहा है कन्नौज पर, नागभट्ट, जो कि गुर्जर वंश के थे, और इस टाइम पे गुर्जर में मिहिर आ गए थे, और पाल में देवपाल, और राष्ट्र में अमोघ वर्ष। और मैं आपको बता दूं अमोघ वर्ष को ना युद्ध में कोई रुचि नहीं थी, उनको युद्धों में कोई भी रुचि नहीं थी, तो वो युद्ध वगैरह इतने नहीं लड़ते थे। ठीक है, और वैसे शायद कहा जाता है कि जो अमोघ वर्ष है उन्होंने कन्नौज को लेकर कोई भी युद्ध नहीं किया है। तो ये जो युद्ध कौन कौन किस किस के बीच में होता है, अब जो आपको पता है मिहिर भोज के पास, मिहिर भोज यानी नागभट्टू और मिहिर भोज जो है ये और ये सेम वंश के हैं। तो अभी जो है कन्नौज जो होता है नागभट्ट और मिहिर भोज के पास होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब नागभट्टू जीत जाते हैं तो 100 वर्षों तक, नागभट्ट के बाद 100 वर्षों तक जो कन्नौज है वो गुर्जर के पास ही रहता है, गुर्जर वंश के पास।
अब देखिए क्या होता है, पाल जो थे देवपाल वो इन पे अटैक करते हैं, इन पे युद्ध करते हैं और इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद 2 युद्ध हुए होंगे। जैसे इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि शायद 2 युद्ध हुए होंगे, एक में ये जीते और एक ये हार गए, और एक में ये जीते और ये हार गए, इसीलिए अभिलेख में ऐसा लिखा है। बट कंफर्म क्या है ये किसी को नहीं पता। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो देवपाल थे, ये देवपाल पाल वंश के अंतिम शासक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था पाल वंश का, तो वो थे देवपाल। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अघोम वंश जो थे उनको युद्ध में कोई रुचि नहीं थी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था युद्ध में, तो इसीलिए उन्होंने कोई सा भी युद्ध नहीं लड़ा है। पाल वंश का पतन हो गया क्योंकि जो देवपाल थे वो लास्ट थे। तो इसके बाद क्या हुआ, पाल वंश का पतन हो गया, ठीक है। और इसीलिए जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो था अब द्विपक्षीय हो गया, मतलब 2 पक्ष में हो गया। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं द्विपक्षीय के बारे में। द्विपक्षीय किस किस के बीच में, जाहिर सी बात है कि गुर्जर और राष्ट्रकूट ये दोनों ही बचे होंगे क्योंकि पाल वंश का जो है पतन हो गया था। तो गुर्जर में महिपाल और राष्ट्रकूट में इंद्रथड़ ये थे, ये शासन कर रहे थे। और इस टाइम पे जो कन्नौज था वो था मिहिर भोज के पास, मिहिर भोज। और आपको बता दूं मैं, मिहिर भोज और ये जो है महिपाल ये सेम वंश से थे, यानी गुज्जर वंश से थे। और ऐसा माना जाता है कि महिपाल जो है उनके पास कम से कम 100 सालों तक ये जो था कन्नौज रहा था। उसके बाद देखिए क्या होता है, राष्ट्रकूट जो होता है, राष्ट्रकूट में जो इंद्रथड़ होते हैं वो क्या करते हैं, महिपाल पे अटैक करते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध करके जो दक्कन है, दक्कन की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि जो राष्ट्रकूट है आपको पता है, ये लोग यहाँ पे थे, ये क्या करते हैं ऊपर आते हैं कन्नौज में, यहाँ पे युद्ध करके और वापस अपने ही दक्कन में लौट आते हैं। और कन्नौज जो होता है, कन्नौज को लूट लेते हैं, मतलब उस वहाँ पे जितना भी सोना चांदी होता है, जितना भी कर होता है, उसको पूरी तरीके से लूट कर अपने जो दक्कन में वापस आ जाते हैं। अब आपको इससे क्या पता लगा, इससे यही पता लगा कि ज़्यादा टाइम अगर हम बात करें तो कन्नौज जो था वो गुज्जर के पास रहा और अधिकतर टाइम उसके लिए लड़ाई होती रही, और लास्ट में वो किसी को भी नहीं मिला, उसको लूट लिया। और ऐसा लूटा कि वो एक सामान्य नगर बनके या सामान्य क्षेत्र बनके वो भी रह गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अभी चैप्टर आपका ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं आपको उसके कारण बताऊंगी कि युद्ध के कारण क्या थे। बेसिकली आप समझ तो गए कारण थे क्या, बट आपको पेपर में कैसे लिखना है, कैसे सब हेडिंग देनी है, उसका मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगी कि आपको कारण जो है वो कैसे डिस्क्राइब करने हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।